So hi YouTube fam, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस से अपने न्यूज़पेपर समरी के साथ, जो कि न्यूज़पेपर रहेगा द मिंट न्यूज़पेपर रहेगा। और मैं अभी लिखूँगा नहीं डायरेक्ट नोट्स में, बट व्हाट आई विल डू कि जो भी व्हाट आई विल डू कि जो भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन रहेगा या स्नैपशॉट रहेगा, उसी को मैं यूज़ करूँगा फॉर रिकॉर्डिंग एंड ऑल, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, हम देख सकते हैं यहाँ पे, टाटा बाय स्टेक्स, डिज्नी स्टेक्स इन टाटा प्ले एट $1 बिलियन वैल्यूएशन, राइट। तो इसका अगर हम समरी निकालें तो ये रहेगा कि वेट कहाँ गया, राइट। ये रहेगा कि वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन ने अपनी माइनॉरिटी स्टेक के एक सब्सक्रिप्शन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में टाटा ग्रुप को बेच दिया। किसको बेच दिए? उन्होंने टाटा ग्रुप को, राइट। और ताकि यूएस मीडिया जाइंट अपने इंडियन यूनिट के मर्जर पर फोकस कर सके। तो ये एक मर्जर एंड एक्विजिशन डील रहेगा टाटा और डिज्नी के बीच में। तो ये ट्रांजैक्शन टाटा प्ले को लगभग $1 बिलियन का वैल्यू देता है। कितने बिलियन का? $1 बिलियन का। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे $1 बिलियन का, $1 बिलियन का वैल्यूएशन देता है। तो टाटा ग्रुप ने 2.8% स्टेक खरीद कर टीवी प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल ले लिया है, रिपोर्ट में जो भी कहा गया है, जो कि देख सकते हैं 29.8% का स्टेक। तो ये डील उस वक्त हुई जब इंडिया में मीडिया लैंडस्केप बड़े बदलाव से गुजर रहा था। डिज्नी ने फरवरी के आखिर में बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था अपने इंडिया यूनिट को वीकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंबाइन करने के लिए। किसके साथ? वीकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंबाइन करने के लिए, जिससे 8.5 बिलियन का एंटरटेनमेंट जाइंट बनेगा, जो कि 750 मिलियन व्यूअर्स होंगे और देश के मीडिया सेक्टर में डोमिनेट करेंगे। कितने व्यूअर्स? 750 मिलियन व्यूअर्स और 8.5 यहाँ में 8.5 बिलियन का एंटरटेनमेंट जाइंट और 750 मिलियन का प्रॉफिट और 8.5 मिलियन डॉलर का स्टेक। तो इसमें ये भी जाना गया कि टाटा ग्रुप ने डिज्नी से 29.8% का स्टेक खरीदकर टाटा प्ले में अपना स्टेक थोड़ा 70% बढ़ा लिया। कितना परसेंट बढ़ाया उन्होंने? यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे 70%, राइट। 70% बढ़ा लिया। ये $8.5 बिलियन का मीडिया, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लीनियर टीवी चैनल्स, 2 बड़े स्ट्रीमिंग सर्विस जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कहलाता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा के एक मैसिव कंटेंट लाइब्रेरी के साथ हुआ। जियो सिनेमा भी इसमें इंक्लूडेड है और मैसिव कंटेंट लाइब्रेरी भी इनके रहेंगे साथ में। तो इस डील के पार्ट के रूप में डिज्नी अपने सभी इंडियन एसेट और एम्प्लॉय, यहाँ जो इंडियन एसेट बोला गया है, यहाँ एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, और टाटा प्ले में 30% स्टेक कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस और VFX स्टूडियो, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, IM, जिसको बोलते हैं ILM। ILM का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, राइट। ILM यहाँ दिया गया है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे इन केस आपको देखना पड़े। ILM को छोड़कर अपनी होली ओन सब्सिडरी स्टार इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा? सब्सिडरी स्टार इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये कंप्लीट हुआ आज का पहला न्यूज़ हेडलाइन।
पहला न्यूज़ हेडलाइन क्या था? टाटा बाइज इंडियन स्टेक्स इन टाटा प्ले एट $1 बिलियन वैल्यूएशन, राइट। तो अब हम जाएंगे दूसरे न्यूज़ चैनल पर, जो कि है कार फर्म्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर, राइट। तो ये क्या है? कार फर्म फ्यूम्स ओवर न्यू इंजन एमिशन गोल्स। अब ठीक है, किसके बारे में बात होने जा रहे हैं यहाँ पे? एमिशन गोल्स, न्यू इंजन एमिशन गोल्स के ऊपर। तो भारत के ऑटोमेकर ने देश के एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन एजेंसी के प्रस्ताव को जोर शोर से विरोध किया है। क्या किया उन्होंने? विरोध। विरोध का मतलब क्या होता है ये बताइए? अपोस्ट, इसको अपोस्ट भी कहा जाता है, राइट। किया जो उनके फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को यूरोप के नए व्हीकल कार्बन एमिशन नॉर्म्स के साथ अलाइन कर रही है। किसके साथ? यूरोप के न्यू व्हीकल कार्बन एमिशन के साथ, नॉर्म्स के साथ अलाइन कर रही है। तो 3 लोगों के मुताबिक ऑटोमेकर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE जिसको बोलते हैं, BEE का मतलब क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बताया है कि प्रपोज कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के नॉर्म्स के तहत 2030 तक लगभग 70 ग्राम पर किलोमीटर CO2 एमिशंस के लक्ष्य बहुत ही असंभव है। अब इनका ये कहना है कि 2030 यहाँ पे है, 2030 में CO2 एमिशन को 70 ग्राम पर किलोमीटर में ले आना इम्पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, कहाँ पे यहाँ दिया हुआ है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, या तो जिसको भी हम बोल सकते हैं हाईली इम्प्रैक्टिकल है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के बावजूद अगले दशक तक इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि ICE बोलते हैं, ICE को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स बाज़ार में डोमिनेट करेंगे। मतलब कि मोर ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेंगे और ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो कार मेकर्स का कहना है कि प्रपोज्ड कैफ़े 3 नॉर्म्स के तहत 2030 तक लगभग 70 ग्राम पर किलोमीटर CO2 एमिशन का लक्ष्य बहुत ही असंभव है, जो कि हमने पढ़ा पहले। तो ये प्रपोजल अगर लागू होता है तो सेल्स जॉब और OEM यहाँ पे दिया हुआ है, OEM की फाइनेंशियल हेल्थ पर डिवास्टेटिंग असर होगा। EV टेक्नोलॉजी के नेशन स्टेज और भारत के अंडर डेवलप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इशू कहाँ पे आ रहा है? अगर हम बोलें तो इंडिया के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंडिया का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इशू आया है, ये उन्होंने बोला है। और साथ ही साथ देखते हुए यूरोप के कंपैरिजन में बहुत पीछे है, जिसके अगेंस्ट
BEE जो कि भारत के कार्बन एमिशन को बेंचमार्क कर रहा है, एक व्यक्ति ने एनोनिमिटी के कंडीशन पर कहा, तो यहाँ ज़रूर दोनों तरफ रिफ्ट होगा, रिफ्ट बिटवीन टू कल्चर्स, राइट। तो ये हो गया आज का सेकेंड न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन पे, जो कि है डिलीवरी के ऊपर। डिलीवरी क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ, जिनको पता नहीं होगा, डिलीवरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो उसके ऊपर हम लोग अभी ध्यान देंगे। तो डिलीवरी प्रॉफिट पार्टी कट शॉर्ट एज एक्सप्रेस स्लम डेंट ग्रोथ, मतलब उनका जो ग्रोथ है वहाँ पे इशू है। कहाँ पे ग्रोथ में इशू है, राइट। क्या इशू है उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसका समरी बोलूँ तो डिलीवरी लिमिटेड के शेयर कंपनी के मार्च क्वार्टर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स के बाद गिर गए हैं। मतलब उनका जो शेयर्स हैं वो गिरे हैं ड्यू टू सम रीज़न, वो हम आगे देखेंगे क्यों। क्योंकि कंपनी नेट लॉस में वापस आ गया है, नेट लॉस में आ गया है। हालांकि FY24 के लिए पहली बार EBITDA लेवल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में तेज़ी से स्लो डाउन के कारण यह नेट लॉस हुआ। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में तेज़ी से स्लो डाउन के कारण यह नेट लॉस हुआ, जो सबड्यूड ऑनलाइन कंजप्शन और मीशो के इंक्रीज इनसोर्सिंग के वजह से हुआ। यहाँ पे मीशो का भी नाम लिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम लिया गया है मीशो का भी। तो फेस्टिवल सीज़न के बाद Q4 में एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू सिक्वेंशियली 16% गिर गया है, क्योंकि शिपमेंट वॉल्यूम घट गई है। यहाँ पे और एक चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है, किसके लिए, शिपमेंट वॉल्यूम का भी बात किया गया है। यह कमज़ोरी पार्ट ट्रक लोड, इसको PTL कहते हैं, और सप्लाई चेन सर्विस में 10% और 35% सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ से पूरी तरह ऑफसेट नहीं हो सका, राइट। इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। डिलीवरी के EBITDA पिछले क्वार्टर में अधिक से अधिक आधा होकर 745.9 करोड़ रह गया है। कंपनी को उम्मीद है कि एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू ग्रोथ रिबाउंड करेगी, और मैनेजमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि FY24 में एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 20% होगी, जबकि FY24 में ये 12% थी। कितना FY24 में कितना थी, 12%, राइट। एक ब्राइट स्पॉट में प्रॉफिटेबल में लगातार सुधार आया है, जिसको PTL कहते हैं। मैनेजमेंट के रिटेरेट किया कि PTL सर्विस EBITDA मार्जिन, PTL क्या होता है, जैसे मैंने बोला, पार्ट ट्रक लोड मार्जिन, जो Q4 में 2.2% थी, इवेंचुअली एक्सप्रेस पार्सल सर्विस की 18 से 20% मार्जिन, 18 से 20% मार्जिन को मैच कर सकती है और प्रॉफिट सिग्निफिकेंट बूस्ट कर सकती है। तो अगर मैं फाइनल में जाऊं तो यहाँ मैं ये एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि आगे देखते हुए कंपनी की वोलेटाइल मार्केट को नेविगेट करने की एबिलिटी और कोर सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी रिस्टोर करना क्रूशियल होगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस पाना और स्टॉक के डाउनवर्ड ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए लॉस कम हो रही थी, लेकिन अभी भी परसिस्ट करती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक प्राइस को अपवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू करने के लिए किया है। तो डिलीवरी के स्टॉक में रिसेंट डिक्लाइन के कारण 2024 में अब तक 3.6%
8% रिटर्न आया है। मिला है किसको? इन्वेस्टर्स को। तो हालांकि आज कंप्लीट हुआ तीनों न्यूज़ हेडलाइंस, और अब हम कल मिलेंगे वापस न्यू हेडलाइंस के साथ। न्यूज़पेपर रहेगा द मिंट। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।